नमस्कार। वेलकम टू लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। एनसीईआरटी की सीरीज़ के अंदर अपन लास्ट वीडियो के माध्यम से बात कर रहे थे कंपनी ने किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना शुरू किया था और उससे संबंधित इम्पोर्टेंट कुछ कंटेंट और वन लाइनर एमसीक्यू क्वेश्चन देखे थे। और आज का अपना जो अध्याय होगा वो होगा आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इसमें से अपने एनसीईआरटी के इस पार्ट से किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चनों की इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। आपने अगर आगे की 3 क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। उसके बाद में आप जाएं उसकी प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको क्लास एनसीईआरटी क्लास 8 करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ से आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और ऐसे करके आप लाइन वाइज देख करके समझ सकते हैं। और आज की वीडियो में अपन बात करेंगे आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो देखो 1895 में बिरसा नामक के एक आदमी को झारखंड में नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा। बिरसा का जन्म मुंडा परिवार में हुआ और मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। देखो आपका ये जो चौथा पार्ट है इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं उनकी अगर बात करें तो ये 1895 की बात है। और झारखंड में एक छोटा नागपुर जो जंगल है उन जंगलों में एक व्यक्ति घूम रहा था जिसका नाम है मुंडा, और पूरा नाम है बिरसा मुंडा। और मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। आगे बात करें, जब बिरसा आंदोलन करने लगे तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई करते हुए 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। कब किया गिरफ्तार? 1895 के अंदर 1895 के अंदर बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में इसे 2 साल की सज़ा सुनाई। और सन 1900 ईस्वी में बिरसा की हैजे से मृत्यु होगी। तो ये जो बिरसा है वो एक जनजातीय समूह का नेतृत्व करता है, ठीक है ना। इन्होंने जैसे कि पहले पार्ट में अपन ने देखा कि भाई ईस्ट इंडिया ग्रामीण क्षेत्र पर किस तरीके से शासन चला रही है, तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी का आदिवासियों के ऊपर किस तरीके से शासन चला और वो किस तरीके से अंग्रेज़ों से परेशान थे। तो इसका जवाब देने के लिए जो कार्रवाई करने वाला एक व्यक्ति था या फिर उनके खिलाफ लड़ने वाला जो व्यक्ति था वो मुंडा था, बिरसा मुंडा था, जो एक जनजातीय समूह से संबंधित था। और इसको 1895 के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई गई। और सन 1900 में बिरसा की हैजे की बीमारी से मृत्यु हो गई। आदिवासी समूह झूम खेती करते थे और झूम खेती घुमंतू खेती कहलाती है। ये लोग अधिकांशतः जंगलों को छोटे छोटे भूखंडों पर कृषि कार्य करते थे और ये बड़े बड़े जंगलों को काट कर या घास फूस साफ करके उनको जला देते थे और पीछे बची हुई राख को ज़मीन पर पटक देते थे, क्योंकि राख में पोटास होता है, ठीक है। राख में पोटास होता है जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। फिर वह लोग बीजों को रोपने की बजाय खेतों में बिखेर देते थे और इस तरह एक फसल तैयार हो जाती थी। और फसल के पकने के बाद उसे काट कर और खा पी करके उसी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चल पड़ते थे और पीछे की ज़मीन कुछ समय के लिए पड़ती पड़ी रहती थी या फिर उसको छोड़ दिया जाता था। और यही प्रक्रिया जहाँ जाके वे रहते थे वहीं अपनाते थे। तो देखो अगर आरएएस मेंस के बाद में अगर मेंस में लिख रहे हैं या फिर इंटरव्यू में अपने को किस तरीके का प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो मैंने वो सारी चीज़ इसके अंदर डाली है जो अपने को इम्पोर्टेंट लगती है कि हाँ ये एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछी जा सकती है। आपके पास पूरी एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट इन नोट्स को पढ़ करके अपना अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ अपन बात करें आदिवासी झूम खेती की या झूमिंग खेती की या झूमिंग खेती किसे कहते हैं, तो पूरी प्रक्रिया देती है मैंने। और जो राख है वो राख क्यों बिखेरते थे, इसके पीछे रीज़न ये है कि राख के अंदर पोटास होता है, ठीक है ना, जिससे क्या है कि जो फसल है उसका उत्पादन अच्छा होता है, ठीक है ना। तो ये थी झूमिंग खेती की पूरी प्रक्रिया। और आगे बात करें तो उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोड़ समुदाय, उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोड़ समुदाय भी एक जनजातीय समुदाय है, जैसे ये मुंडा था उस प्रकार, ठीक है। मध्य भारत में पाए जाने वाले बेगा समुदाय औरों के लिए काम करने से कतराते थे। कौन सा समुदाय? मध्य भारत के अंदर एक बेगा समुदाय था जो औरों के लिए काम कर रहा है, यानी किसी और के आगे काम करने से कतराते थे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे। किसकी संतान मानते थे? जो बेगा थे वो खुद को जंगल की संतान मानते थे और बेगा केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है, वो बाहर की चीज़ें नहीं खाते थे। और मजदूरी करना बेगा के लिए अपमान की बात होती थी। देखो मजदूरी करना उनके लिए अपमान की बात होती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि वो किसी के आगे अपना कार्य नहीं करते थे या फिर मजदूरी नहीं करते थे। मजदूरी करना उनके लिए एक अपमानित बात होती थी, यानी वो किसी के आगे मजदूरी नहीं करना
चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि सोचते थे कि हम जंगल की उपज पर जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, अब अपने वन लाइनर जो 2-4 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये पार्ट दिया हुआ बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारी है वो थोड़ी सी है। ठीक है, बिरसा मुंडा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो छोटा नागपुर से है। ठीक है, जब किसी जमीन को पुनः उपजाऊ होने के लिए खाली छोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? पड़ती कहा जाता है, या अपन कहते हैं ना पड़त भूमि है। ठीक है, बिरसा राज का प्रतीक किस झंडे को माना जाता है? सफ़ेद झंडे को माना जाता है। और मुंडा आदिवासियों के लिए दीकू शब्द का क्या मतलब है? बाहरी लोग। जैसे कि अपने पाठ का नाम भी है जो दीकू है, तो दीकू का मतलब होता है बाहरी लोग, और इन्होंने जो ये बाहरी लोग शब्द जो प्रयोग किया है वो किया है अंग्रेज़ों के लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सिर्फ 5-10 मिनट की अपनी क्लास है, आपकी क्लास अपन यहीं समाप्त करेंगे। अगली जो क्लास होगी वो है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद में, तो इसमें अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बनेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वन लाइनर जीके के क्वेश्चन भी बनेंगे। उसकी बात करेंगे अपन अगली क्लास में। मिलेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा। लेकिन लक्ष्मणधारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको ऐसे और भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे अपने अच्छे से कंटेंट के लिए। और आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन हमारा भी हो जाएगा कि हमारे परिवार में इतने सारे सदस्य हो गए हैं, और भी धीरे धीरे सदस्य बढ़ेंगे तो हम अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छा कंटेंट लाएंगे, बड़े पर्दे पे आएंगे। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिर से टाटा बाय बाय।